अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। आज हमारी जो क्लास है वो हमारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में है। तो बगैर किसी तमहीद के हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और टॉपिक हमारा है इंतहाई इंपॉर्टेंट आज की क्लास, और वो क्या है जी? कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप CAO भी कहते हैं। CEO स्टैंड फॉर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे समझने की है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और इसको इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम आगे लेके चलेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम दिखाई दे रही होगी। डायग्राम को आपने जरा अच्छे तरीके से समझना है और फिर उस डायग्राम को हम जरा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है अजीज तलबा, वो ये है कि हमारे पास ये जो मैंने सबसे पहले इस डायग्राम को हम स्टडी करते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो आपने देखा होगा कि जब एक नॉर्मल यूजर, एक नॉर्मल जो है कंप्यूटर यूज करने वाला, जब कंप्यूटर आप वो इस्तेमाल करता है तो उस कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के साथ साथ उसको ये बात का अंदाजा होना चाहिए कि वो एज अ यूजर कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है और वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है और कोई भी अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। तो यहां पे आप स्क्रीन के ऊपर देखें कि एक बीच में, यानी कि हमारे पास जो यूजर होता है वो कंप्यूटर को यूज करके वो कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स तक या अपने काम तक कैसे रसाई हासिल करता है। तो उसके लिए ये एक बड़ी बेसिक सी डायग्राम है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखें, हमारे पास बहुत सारे यूजर्स होते हैं। वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं दोबारा इस बात पॉइंट पे जोर दे रहा हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से वो कंप्यूटर के एक डिवाइस तक, डिफरेंट हार्डवेयर तक वो रिसाई हासिल करता है। तो ऐसा क्यों कर मुमकिन है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे समझने की ये है कि एक अगर यूजर यहां पे बैठा हुआ है और वो यूजर कंप्यूटर के थ्रू, यानी कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसके दीगर हार्डवेयर तक जब वो रिसाई हासिल करेगा, तो दरअसल हमने ये समझना है कि हमारे पास जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या। देखिए, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली एक फैमिली होती है विंडोज की, क्योंकि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। मैं चूंकि स्पेसिफिकली एक आम यूजर जो है, एक प्रोफेशनली जो है वो चाहे ऑफिस के अंदर, चाहे अपने स्कूल कॉलेज के अंदर, चाहे यूनिवर्सिटीज के अंदर जब वो काम करता है, मैं इसको इस सेंस में ले रहा हूं। जबकि मैं इसको चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिस बास का तल्लक विंडोज की फैमिली से होता है, बास का लिनक्स की फैमिली से होता है और बास मैकिन्टॉश एप्पल का जो है वो कंपनी का बना हुआ। तो मैं स्पेसिफिक रहूंगा आज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, क्योंकि विंडो की पूरी एक फैमिली है। तो उसको समझने के लिए आपने ये बात समझनी है कि ये विंडो का होना जरूरी है। तो विंडो इज वर्किंग जस्ट लाइक एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? इट कंट्रोल ओवरऑल फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने फंक्शनल हैं, जितने ऑपरेशंस हैं, उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है और वो उसको हम बोलते हैं आम सेंस में, एक लेमैन लैंग्वेज में हम उसको विंडो भी कहते हैं और उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, एक्चुअल जो उसका नाम है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे बेसिक फंक्शन को कंट्रोल भी कर रहा होता है, उसको मैनेज भी कर रहा होता है और उसके तमाम ऑपरेशन को परफॉर्म भी करता है। तो एक यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर, एक यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान जो ब्रिज का किरदार अदा कर रहा होता है वो क्या होता है? वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली किसको हम कह रहे हैं? हम विंडो को कह रहे हैं। तो अब यहां पे ये देखिए कि एक विंडो का होना जरूरी है। तो अब ये विंडो जो है वो जस्ट लाइक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन एक्सेस कर रहा होता है? कोई भी यूजर, 1 2 3 कोई यूजर, और उन यूजर्स के जरिए वो कोई मुख्तलिफ एप्लीकेशन को, यानी कि सॉफ्टवेयर तक रिसाई हासिल करता है। अब यहां पे देखिए कि एक यूजर जो है वो कंप्यूटर के दीगर हार्डवेयर तक रिसाई हासिल करेगा, लेकिन किसकी मदद से करेगा? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से करेगा। ये कंप्यूटर की एक छोटी सी हिरार्की है।
अब हम चूंकि बात असल में करना चाह रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो असल टॉपिक हमारा ये है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन जो है इसका होना हमारे लिए जरूरी है। तो अब हम स्पेसिफिकली अपने कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर बात करते हैं। देखें, अब ये जो हमने ये बात सीखी कि एक यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन पैदा करेगा, उसकी दीगर हार्डवेयर तक रिसाई हासिल करेगा। अब ये रिसाई हासिल होने के साथ साथ एक कंप्यूटर का जो डिजाइन है बेसिकली वो बनता कैसे है, और उसकी हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उसकी हायरार्की क्या होती है, और उसको आप आर्किटेक्चर का नाम देते हैं, वो दरअसल है क्या। तो ये जो डायग्राम है सेकंड वाली, इसको आपने समझना इंतहाई आपके लिए जरूरी है और इंतहाई इंफॉर्मेटिव भी है। किस सेंस में? देखें, आपके साथ जो हार्डवेयर है, अब हम बात करते हैं अपने हार्डवेयर के बारे में। थोड़ा सा इसके साथ भी हमें पता होना चाहिए कि हार्डवेयर बेसिकली है क्या और किस तरीके से ये इनकी मदद से मुख्तलिफ काम हम ले सकते हैं। तो हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल डिवाइसेज होती हैं, ये फिजिकल कोई भी डिवाइसेज होती हैं थ्रू विच यू हैव टू डू योर टास्क, you will have to enter the data, you will have to take your output, and बहुत सारा इसका काम होता है। अब इसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं? एनी फिजिकल डिवाइसेस आर नोन एज हार्डवेयर। बेसिकली इसके अंदर आप देखें कि आपके पास ये कीबोर्ड होता है, मैं वो चीजें लिख रहा हूँ जो इंतहाई कॉमन है। कीबोर्ड होता है, माउस होता है, और उसके साथ साथ जो है वो आपके पास जो है वो प्रिंटर्स बाज़ औक़ात होते हैं, स्कैनर होते हैं। तो ये हमारे पास सारे हार्ड डिवाइसेज हैं, हार्डवेयर हैं। और इसके साथ साथ अब हार्डवेयर के साथ आप सॉफ्टवेयर देखेंगे वो क्या होते हैं। तो अब ये हार्डवेयर चाहते एक मैंने लिख दी है, चूंकि टाइम कम है तो मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम अपना टॉपिक कवर किया जाए, तो मैं इसको जरा जो है वो जस्ट आपको एक टच दे के फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब हार्डवेयर, एनी फिजिकल डिवाइसेस आर नोन एज हार्डवेयर। कंप्यूटर की जितनी भी तबई आलात होते हैं उसको आप हार्डवेयर कहते हैं, जबकि उसके अगेंस्ट अगर आप सॉफ्टवेयर को देखें तो सॉफ्टवेयर कोई फिजिकल डिवाइसेस नहीं होती। दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये कुछ हदायत का मजमूआ होता है जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं और कोई भी चीज़ बना के वो यूजर्स के लिए लाते हैं, और उसको आप एप्लीकेशन कहते हैं और सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये कोई भी यूजर्स को मदद फराहम करती हैं, अपना कोई भी पर्टिकुलर टास्क जो है वो उसकी मदद से वो परफॉर्म करता है। तो ये जो विंडो है बेसिकली इसका तल्लक भी सॉफ्टवेयर से है। और ये कौन सा सॉफ्टवेयर है विंडो? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर दो इसकी एग्जांपल्स होती हैं या दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का तल्लक जो है वो उसकी एग्जांपल में आप कह सकते हैं कि जो विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसकी टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। दीगर जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, देखें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना सिस्टम के अंदर जरूरी है। जब वो होगा तो दीगर सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर जो है वो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। वो जो बाकी एप्लीकेशंस होंगी जो आप मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं या उसको आप डिलीट करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, तो वो दरअसल कौन सी होती हैं? वो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप्स हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ अब हमने ये देखना है कि एक कंप्यूटर के अंदर जो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस सेंस में, और फिर हम अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक कंप्यूटर्स के अंदर आपको पता है कि हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर के साथ साथ कंप्यूटर का जो नेक्स्ट होता है उसका एक हमारे पास जिसको आप सिस्टम कहते हैं बेसिकली, वो सिस्टम क्या होता है? उस सिस्टम के अंदर ये दो शेप्स में होता है, एक हमारे पास टावर केसिंग में है और एक हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि एक हमारे पास ये डेस्कटॉप शेप में होता है। एक डेस्कटॉप, ये जो शेप होती है हमारे सिस्टम यूनिट की, इसको सिस्टम यूनिट भी कहते हैं
और इसकी एक शेप हमारे पास डेस्कटॉप है और एक शेप जो हमारे पास है ये टावर केसिंग में होता है। अब ये जो सिस्टम यूनिट है आपका, ये दरअसल इसके अंदर चीजें क्या क्या होती हैं, इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। मैं मेन चीजें यहाँ पे नोट कर देता हूँ। एक इसके अंदर प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के बाद इसके अंदर मेमोरी होती है, ये दरअसल मेमोरी के साथ साथ इसके अंदर पावर सप्लाई होती है। तो असल में ये कहां पे सारी चीजें लगी होती हैं, ये एक इसका मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर वो मदरबोर्ड दिखाई भी दे रहा होगा, उस मदरबोर्ड के ऊपर ये सारी चीजें जो है वो लगी हुई होती हैं। तो अब तो ये चीज आ गई कि सिस्टम यूनिट, और सिस्टम यूनिट के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। अब ये नेक्स्ट काम है कि हमारा कि ये कौन कौन सी डिवाइस कौन कौन सा काम करती है। तो एक दफा आप इस डायग्राम को गौर से देख लीजिए और फिर हम इस डायग्राम्स की मदद से हम आगे स्टडी करते हैं और इस टॉपिक को मजीद हम समझते हैं। अजीज तलबा, अब यहाँ पे ये देखिए कि ये हमारे पास है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का एक मैंने स्केच बनाया है। अब ये स्केच देखने में ये है कि अब इसको हमने समझना है कि कौन कौन सी चीज किस किस तरीके से काम करती है। देखिए, सबसे पहली जो चीज है हमारे पास एक प्रोसेसर होता है जिसको आम सेंस में आप बोलते हैं सीपीयू भी बोलते हैं, सीपीयू। अब ये सीपीयू, इसकी जो जो चीज हम पढ़ रहे हैं इसकी डायग्राम आप स्क्रीन के ऊपर वहां पे देखते भी जा रहे हैं। तो आपने टॉपिक को सुनने के साथ साथ इसकी डायग्राम को भी आपने मद्देनजर रखना है कि वो क्या क्या है। अब यहाँ पे देखें कि प्रोसेसर, अब प्रोसेसर का इंटरेक्शन किसके साथ होता है, मेमोरी के साथ, और मेमोरी जो है वो किसके साथ अटैच होती है, इनपुट और आउटपुट के साथ। तो ये बेसिकली उसका एक स्केच बना हुआ है। अब प्रोसेसर के बारे में ये याद रख लीजिए कि प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है, ये डाटा को प्रोसेस करता है। इसका काम क्या है कि डाटा को प्रोसेस करना। अब ये टेक्नोलॉजी चूंकि मुख्तलिफ जनरेशन के अंदर ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई थी, जिस तरह कंप्यूटर की 5 जनरेशन जो अर्ली लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स थी, इसमें फर्स्ट जनरेशन के अंदर एज अ प्रोसेसर जो है वो वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल की गई थी। सेकंड जनरेशन के अंदर फिर उसको रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से, फिर उसके बाद आईसीज आ गए, फिर उसके बाद जो है वो जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, और फोर्थ जनरेशन के अंदर फिर इस आईसीज की मदद से एक प्रोसेसर जो है वो बनाया गया। और इस प्रोसेसर को आप देख भी रहे हैं कि किस तरीके से स्क्रीन के ऊपर आपको वो दिखाई दे रहा है। तो अब इसको साथ साथ जब आपने वो चीज देखी है तो फिर 5th जनरेशन के अंदर फिर एज अ प्रोसेसर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ले लिया। लेकिन फिल वक्त जो कंप्यूटर्स के अंदर जो एज अ प्रोसेसर काम कर रहा है उसको आप कहते ही प्रोसेसर है, और जिसका काम ही क्या होता है कि डाटा को प्रोसेस करना। अब ये जो डाटा का जो प्रोसेसर है हमारा, जो प्रोसेसर आपको स्क्रीन के ऊपर भी आप देख रहे हैं, ये इसका तल्लक किससे होता है, मेमोरी के साथ ही इसकी अटैचमेंट होती है, और मेमोरी अटैच होती है फिर इनपुट और आउटपुट के साथ। अब अगर हम इनपुट को देखें तो इनपुट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाती हैं जिसको आप इनपुट कहते हैं। बेसिकली इनपुट करती क्या है, इनपुट की मदद से वी कैन एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। हम इनपुट की मदद से कोई भी डाटा अपना जो है वो कंप्यूटर्स को एंटर कर सकते हैं, कंप्यूटर को दे सकते हैं। अब इस किसकी मदद से दे सकते हैं, हमारे पास कीबोर्ड है, हमारे पास माउस है, हमारे पास स्कैनर एसेट्रा। कुछ ऐसी कॉमन डिवाइसेस मैंने नोट कर दी हैं। इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेस भी हो सकती हैं, टच स्क्रीन्स भी हो सकती हैं, लाइट पेन भी हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद आप देखें कि आउटपुट क्या होती है, बेसिकली जिसको आप आउटपुट कहते हैं। तो आउटपुट के थ्रू आप करते क्या है, वी कैन गेट रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर की मदद से कोई भी जो रिजल्ट है हमारा, कोई आउटपुट है हमारी, कोई हमारा जो है वो नताइज है, वो हम कंप्यूटर की मदद से हासिल करते हैं, जिसको आउटपुट कहते हैं। अब आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू जाहिर है ये चीज हम लेते हैं, तो हमारे पास कौन कौन सी आ सकती हैं, स्पीकर आ सकता है, हमारे पास प्रिंटर हो सकता है, हमारे पास प्लॉटर हो सकता है। तो दीगर ये कुछ ऐसी कॉमन डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से एलसीडी भी हो सकती है, मॉनिटर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम आउटपुट कंप्यूटर की मदद से हम हासिल करते हैं।
अब आप देखिए कि अब हमारे पास है टॉपिक मेमोरी। मेमोरी करती क्या है, मेमोरी को हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं और उसके साथ साथ हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए अब मेमोरी के अंदर क्या चीज आपके सामने है। मेमोरी बेसिकली क्या करती है, स्टोर द डाटा। मेमोरी का काम क्या है, डाटा को स्टोर करना। तो डाटा को स्टोर करना मेमोरी का काम है। तो अब ये देखिए कि मेमोरी की जो टाइप्स है हमारे पास वो दो तरह की होती है। मेमोरी की टाइप्स, एक हमारे पास मेमोरी यहां पे नोट भी किया हुआ है, हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है और हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को आप मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास राम है, एक हमारे पास रैम है। सेकेंडरी मेमोरी स्क्रीन के ऊपर आपको ये प्रॉपर सारी मेमोरीज दिखाई भी दे रही होंगी। ये सारी की सारी सेकेंडरी मेमोरी की जो है वो इसका इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो उसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि इसमें हार्ड डिस्क भी है, इसमें सीडीज भी हैं, इसमें जो है वो कैसेट्स भी हैं, पुराने दौर में यूज होती थी। तो ये हमारे पास सारी जो स्केच बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर आप सारा देख सकते हैं, वो सारी की सारी कंसिडर होती हैं सेकेंडरी मेमोरी के हवाले से। अब प्राइमरी मेमोरी का काम क्या है, सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या है। पहला जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये ज़हन में रखिए कि जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है उसके अंदर डाटा जो होता है वो स्टोर तो किया जाता है, लेकिन वो स्टोर एज यूजुअल एक कंसेप्ट है कि ये टेम्परेरी मेमोरी है। और जो हमारे पास मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, इसके अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है ये परमानेंट डाटा स्टोर किया जाता है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये जो आर्जी तौर पे डाटा हम स्टोर करते हैं, तो इसके बारे में ये जरा कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो हमारे पास कंप्यूटर की, इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी है ये प्राइमरी मेमोरी है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है ये कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी भी तस्वर की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो कंसेप्ट है वो ये है कि इसकी चूंकि दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास रैम है और दूसरी हमारे पास रोम है। अब रोम का तल्लक या फंक्शन क्या है और रैम का तल्लक क्या है, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान में रखें कि असल में ये जो कंसेप्ट है ना, ये टेम्परेरी मेमोरी है। तो वो दरअसल प्राइमरी मेमोरी की रैम जो है ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, जबकि रोम जो है ये एक परमानेंट मेमोरी तस्वर की जाती है, मुस्तकिल मेमोरी है। इस मेमोरी का तल्लक, इसका रिलेशन कंप्यूटर के बायोस से है, जबकि इसका तल्लक जो है वो कंप्यूटर का जो यूजर जो भी कुछ भी कंप्यूटर का जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा होगा उस दौरान जो भी राइट कर रहा होगा, जो भी रीड आउट कर रहा होगा, जो भी टाइप कर रहा होगा, इस दौरान जो मेमोरी काम कर रही होती है वो दरअसल रैम कर रही होती है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी है और ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, रैम की भी और राम की भी। राम एक हमारे पास जो रैम है ये इसकी एक टाइप है हमारे पास जिसे बोलते हैं स्टैटिक, और दूसरी हमारे पास है जिसे बोलते हैं डायनामिक मेमोरी भी कहते हैं। अब रोम की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो है वो रेजिबल जो है वो रीड ओनली मेमोरी भी है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल रेजिबल रीड ओनली मेमोरी भी है। पहला इसको पी राम भी कहते हैं, ईपी राम भी कहते हैं और ईईपी राम भी कहते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं। तो मैं फर्दर डिटेल बताने से पहले ये चीज जो जस्ट एक आपको इसका एक एक पॉइंट समझा रहा हूं कि रीड ओनली मेमोरी जो यहाँ पे समझने की बात इंतहाई अहम है वो क्या है कि रोम का तल्लक कंप्यूटर के बायोस से है। ये जो कंप्यूटर का आप बायोस का जो प्रोसेस होता है फ्यू सेकंड्स का, जिसके अंदर कंप्यूटर को आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, कंप्यूटर को आप शट डाउन भी करते हैं, इस दौरान जितना टाइम लेता है ये बेसिकली इसका तल्लक कंप्यूटर के बायोस से है। तो इसका तल्लक जो है वो रोम का बायोस से होगा। और फिर जो रैम होगा, रैम का तल्लक किससे होगा, हम जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम कर रहे होते हैं, कुछ डाटा टाइप कर रहे होते हैं, कुछ हम जो है वो कोई भी फाइल जो है वो हम
डाउनलोड कर रहे होते हैं या उसको अपलोड कर रहे होते हैं, तो यानी कि करंट सिचुएशन सिनेरियो में हम जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं वो काम दरअसल उसके बैक एंड पे जो मेमोरी काम कर रही होती है वो कौन सी मेमोरी है, जिसको आप रैम कहते हैं। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो स्क्रीन के ऊपर रैम और रोम आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपकी ये जो मेमोरी है रैम की, इसको आप वोलेटाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो इस दौरान अगर किसी भी वजह से कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है, लाइट चले जाने की वजह से या कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके अंदर पड़ा हुआ डाटा आपका डिलीट हो जाता है। लेकिन रोम के अंदर ये होता है कंसेप्ट, ये बात ध्यान में रखें कि इसके अंदर जो है वो चूंकि इसका तल्लक टोटली बायोस से है तो इसकी परमानेंट मेमोरी तस्वर की जाती है और इसके अंदर पड़ा हुआ डाटा कभी लॉस नहीं होता। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करेंगे तो वो उसी तरीके से ऑन ऑफ होगा। तो अब यहां तक समझने के बाद अब हम चलते हैं अपने सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। सेकेंडरी मेमोरी आपको स्क्रीन पर दोबारा से वो इसका इमेज दिखाई दे रहा होगा। ये सारे डाटा जो होता है ये हम परमानेंटली जब हम डाटा को स्टोर करते हैं तो वो प्राइमरी से उठा के हम यानी कि रैम से उठा के वो डाटा जब ट्रांसफर हो जाता है ना हार्ड डिस्क के ऊपर या सीडीज के ऊपर, जब आप उसको राइट कर देते हैं या किसी भी इनमें से किसी डिवाइसेस के ऊपर आप डाटा भेज देते हैं तो वो डाटा परमानेंट स्टोर हो जाता है। उस डाटा का फिर कंप्यूटर के शटडाउन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दोबारा से डाटा आप उठा सकते हैं, दोबारा से उसको आप उसके अंदर आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, नया डाटा उसके अंदर डाल भी सकते हैं, तो वो उस डाटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या आर्किटेक्चर जो है वो इनसाइड अ सिस्टम यूनिट, वो हमारे पास ये डायग्राम है। इसका प्रोसेसर इसका तल्लक मेमोरी से होगा और मेमोरी की फिर टाइप्स आपने पढ़ी है, प्राइमरी भी पढ़ी है, सेकेंडरी भी पढ़ी है। फिर इसका इंटरेक्शन किससे होगा, इनपुट से और आउटपुट से। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज जो है वो हमें दिखाई देती है। एक छोटी सी बात यहाँ पे मैंने लिख दी कि फिर वो मेन मेमोरी उसका तल्लक आगे फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जब हम प्रोसेसर को पढ़ रहे होते हैं तो इसके अंदर चूंकि हमने इनपुट को भी देख लिया, आउटपुट और मेमोरी को भी देख लिया, अब हम लास्ट के अंदर प्रोसेसर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो प्रोसेसर जो है वो इस डायग्राम से हमें ये बात समझ आएगी कि प्रोसेसर बेसिकली किसको बोलते हैं, कि ये प्रोसेसर होता क्या है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पे पढ़ते भी हैं और इसको नोट करने की भी कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास जो प्रोसेसर है जिसको आप प्रोसेसर कहते हैं वो बेसिकली आम सेंस में उसको आप सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं जो मेन पार्ट्स होते हैं। एक इसका पार्ट है जिसे आप कंट्रोल यूनिट कहते हैं और जो दूसरा पार्ट है इसको आप ALU कहते हैं। उसका तीसरा पार्ट है इसकी अपनी मेमोरी भी होती है। यहां पे ये बात इंतहाई अहम है कि इसकी जो एक्सक्यूज मी जो मेमोरी होती है प्रोसेसर की मेमोरी, ये कंप्यूटर की तमाम मेमोरी से सबसे फास्ट होती है। देखिए कंप्यूटर के अंदर आपकी जो मेमोरीज है वो आपकी कैशे मेमोरी है, आपकी रैम है, आपकी रोम है, आपकी सेकेंडरी मेमोरीज लगी हुई हैं। सबसे तेज तरीन और फास्टेस्ट मेमोरी जो है कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर या कंप्यूटर के पूरे आर्किटेक्चर के अंदर वो मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ अटैच होती है। और वो मेमोरी को आप किस सेंस में आप रजिस्टर कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं। तो ये जो रजिस्टर होते हैं ये बेसिकली कैपेसिटी के एतबार से इंतहाई मामूली यानी कि कम कैपेसिटी की ये मेमोरी होती है, लेकिन स्पीड के एतबार से इंतहाई फास्टेस्ट मेमोरी तस्वर की जाती है। इसके बाद फिर कैशे और दीगर मेमोरी का जो है वो नाम आता है। तो बहरहाल जो हमारे पास तीन यूनिट्स हैं इसके कंट्रोल यूनिट के, देखिए इस तीन यूनिट के अंदर होता क्या है। इसके अंदर आपको ये जो दिखाई दे रही होंगी रेड और ब्लैक में एरो दे रहे होंगे, ये दरअसल हमारे पास बसेज हैं। ये हमारे पास बसेस दो तरह की होती हैं, ये भी साथ याद रख लीजिए। एक हमारे पास इंटरनल बस होती है और एक हमारे पास जो उसकी टाइप है वो एक्सटर्नल बसेस होती है। ये बसेस बेसिकली सेट ऑफ वायर्स है। ये भी वायर्स का एक आप गुच्छा समझ लें, तारें समझ लें, जिनके जरिए डाटा ट्रैवल होता है इनसाइड द सिस्टम यूनिट।
और फ्रॉम इनपुट टू प्रोसेसर और इनपुट टू आउटपुट टू वर्ल्ड। तो इस सेंस में फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ वायर्स होती हैं ये दरअसल बसेज होती हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं और दो टाइप्स का तल्लक किससे होता है, एक उसमें से एक टाइप है जिसको आप इंटरनल बस कहते हैं। अब ये जो इंटरनल बसेज होती हैं ये आपके पास चूंकि तीन चीजें हैं ना, एक आपके पास प्रोसेसर है, एक आपके पास मेमोरी है, एक आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। तो अब इसकी जो हमारे पास, ये मैं सपोज एक डायग्राम बना रहा हूं, इस डायग्राम के थ्रू एक चीज हमारे पास है जिसको आप कह सकते हैं कि एक बस होती है जिसका नाम है डाटा बस, एक बस होती है जिसको आप नाम देते हैं एड्रेस बस, और एक बस है जिसको आप कहते हैं जी कंट्रोल बस। अब ये तीनों बसेस जो हैं ये आपकी सिस्टम बसेस कहलाती हैं। अब ये जो बसेस हैं इनका, अब सपोज ये एक डायग्राम बना के मैं आपको इसकी वजाहत करता हूं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही होगी। इन डायग्राम का मकसद यही होता है कि तमाम डिवाइसेस जो हैं, जो कंप्यूटर एक आर्किटेक्चर के अंदर जो डिजाइन किया गया है, उनके थ्रू जो है इसका प्रोसेसर का जो है और मेमोरी और इनपुट, ये जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, ये सारी की सारी डिवाइसेस ये हमारे पास बसेस जो है ये इनके साथ जो है ये अटैच करती हैं। यानी कि प्रोसेसर का तल्लक डाटा बस से भी होगा, एड्रेस से भी होगा, कंट्रोल बस से भी होगा, मेमोरी का तल्लक भी इसी तरीके से। असल में जो प्रोसेसर की बस है वो बेसिकली कंट्रोल बस है, मेन जो बस है। मेमोरी का तल्लक चूंकि एड्रेस से है, इसकी जो मेन बस है वो एड्रेस बस है, और डाटा का तल्लक चूंकि इनपुट से है तो इसकी जो बस होगी वो डाटा बस होगी। तो अब इस तरीके से डाटा आता और जाता है, तो इनका तल्लक चूंकि कंप्यूटर की इंटरनली मामलात से है, तो ये जो हमारे पास सिस्टम बसेस होती हैं इसकी तीन टाइप्स हैं, ये आपस में इन सब के दरमियान जो है एक इंटरेक्शन पैदा करती हैं। मसलन मैंने प्रोसेसर का जिक्र किया तो इसकी जो बस होगी वो कंट्रोल बस होगी, और इनपुट और आउटपुट जो हमारे पास जो है ये डाटा कैरी करती हैं, इसकी जो बस होगी वो डाटा बस होगी। मेमोरी का जो तल्लक है वो हमारे पास एड्रेस बस से है, क्योंकि ये जो बस है ये हमारे पास मेमोरी से डाटा उठा के वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेके आती है और लेके जाती है। तो ये हमारे पास जो बसेस हैं ये सारी की सारी हमारे पास इंटरनल बसेस तस्वर होती हैं। अब आप देखते हैं कि जब आपने कंप्यूटर के साथ कोई डिवाइस अटैच करनी है तो वो डिवाइस जो है वो हमारे पास वो एक्सटर्नल बसेस के थ्रू होती है, और वो बसेस सारी की सारी एक्सटर्नल बसेस कहलाती हैं। मसलन कीबोर्ड आपने लगाना है सिस्टम यूनिट के साथ, तो उसकी जो बस होगी वो ज़ाहिर है कीबोर्ड जो है वो वायर से कनेक्टेड होगा, तो या यूएसबी से होगा, उसकी जो पोर्ट होती है वो यूएसबी से यूनिवर्सल सीरियल बस उसको कहते हैं, उसके साथ आप अटैच करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें आप लगाते हैं हार्डवेयर, एक्सटर्नली जो हार्डवेयर आप लगाते हैं उनकी जो बसेस होती हैं, वायर्स होती हैं, उनको आप एक्सटर्नल बस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो था प्रोसेसर के हवाले से हमने देखा कि प्रोसेसर के बेसिकली बुनियादी तौर पर तीन पार्ट्स होते हैं, और इसकी जो बस होती है जो दीगर आलात के साथ कनेक्टेड होती है उसको आप कंट्रोल बस का नाम देते हैं, और इसके साथ फिर इसका जो पार्ट्स है वो कंट्रोल यूनिट पार्ट है, जो मेन पार्ट है जो ओवरऑल फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर इसका एक पार्ट है जिसको आप ALU कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो पोर्शन है प्रोसेसर का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सारे का सारा प्रोसेसिंग के लिए जितने भी मामलात प्रोसेसिंग से रिलेटेड होते हैं उन सबको ये हैंडल कर रहा होता है, और इसका फिर आगे फिर इसके ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर की मदद से ये कोई भी कैलकुलेशन जो है वो बाइनरी फॉर्म में जो है उसको वो परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करने के बाद फिर जो है वो रिजल्ट देता है। तो ये जो पोर्शन है जिसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, और उसके साथ फिर जाहिर है इस प्रोसेसर को अपनी मेमोरी भी चाहिए जिसके अंदर ये अपने कोई भी काम जो करता है वन बाय वन उसको वो जो है वो एक क्यू के अंदर जो है कंटेंट्स की सूरत में अपने पास मेंटेन भी करता है, और वो सारे का सारा जो काम होता है वो कंप्यूटर का वो उसकी अपनी मेमोरी के अंदर वो जो कर रहा होता है उसको सेव भी कर रहा होता है अपने पास। उसकी जो मेमोरी है उसको बोलते हैं रजिस्टर, और ये कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, और ये फिर इस तरीके से कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको स्क्रीन के ऊपर मदरबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो इसके अंदर जो है वो आपकी रैम वाली जगह भी मौजूद है, आपकी जो है वो रोम की आपको दिखाई दे रही है, हार्ड डिस्क वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है।
तो इस मदरबोर्ड के ऊपर, ये जितना भी मदरबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो इसके ऊपर आप इस तरीके से चीज़ों को आप अटैच कर सकते हैं और इस तरीके से आप एक सिस्टम जो है वो पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जाहिर है ये काम जो है वो इंजीनियर का है, हमें तो सिर्फ जस्ट इसको यूटिलाइज करना है, इसको यूज़ करना है, लेकिन इसके बारे में तमाम तर मालूमात जो है वो हमें होनी चाहिए। और इस लिहाज से ये चैप्टर जो है जिसके अंदर इसका पूरा आर्किटेक्चर और समझाने की कोशिश की गई है इस महदूद वक्त के अंदर। उम्मीद है कि इस टॉपिक को आपने अच्छी तरीके से समझा होगा और इसको जो है वो अपनी प्रैक्टिस में भी लाएंगे। इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह दोबारा एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।